हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। हम लोग प्रीवियसली क्लास में डिस्कस किए थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड सेल इंजरी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, सेल इंजरी क्या होती है। तो उसको हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। पैथोलॉजी इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, दैट इज पैथोस एंड लोगोस। पैथोस का मतलब होता है टू सफरिंग एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अगर वही चेंजेस हमारी फिजियोलॉजिकली हो या फिर एनाटॉमिकली हो, होम्योस्टैसिस में चेंजेस आ जाए, बायोकेमिकली कोई चेंजेस आ जाए, उसको कहेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब ये पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ये डिजीज जो होती है वो क्यों होती है, बेसिकली हम ये इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके कारण क्या है, ये इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। किस कारण हो रही है, मैकेनिज्म क्या है, ये हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में, कि उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, किस कारण हो रही है, वेक्टर आगे कैसे अटैक कर रहा है कि हमें वो डिजीज हो जा रही है। बेसिकली फिर पढ़ते हैं डिजीज क्या होती है। डिजीज क्या, ये एक इल इफेक्ट ऑफ द बॉडी होती है जिसमें हमें सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं डिजीज में, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉजिंग फैक्टर मतलब इटियोलॉजी 2 फैक्टर होते हैं, एक जेनेटिक होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं। आज की क्लास में हम जेनेटिक और एक्वायर्ड को क्लियर करेंगे। बेसिकली पहले बात आती है जेनेटिक कॉज की। जेनेटिक कॉज में क्या होता है, पहला कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। जब फेटस ग्रोथ करता है मदर के अंदर, तभी कुछ जीन की वजह से वो डिफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोसेफेलिस, फीटस में जेनेटिक, मदर में जेनेटिक कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण माइक्रोसेफेलिस हुआ। थैलेडोमाइड के कंजम्पशन की वजह से कभी कभी फोकोमेलिया हो जाता है। फोकोमेलिया क्या होता है कि सील लाइक लिम्स डेवलप हो जाते हैं। फिर बात आती है साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स। साइटोजेनेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में बेसिकली जो हमारे जर्म सेल होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो बाकी सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स। उस क्रोमोसोम में अगर एक नंबर ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर एक नंबर डिफेक्ट कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, दैट इज 47 हो जाए या फिर 45 हो जाए, तो उसमें वो क्या होता है, एन्यूक्लाइडी होता है। पॉलीप्लॉइडी बेसिकली क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी जब हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड मतलब 1n दैट इज 23, उसके नंबर बढ़ जाए, मतलब कि डिप्लॉइड हो जाए या फिर आपका ट्रिप्लॉइड हो जाए, उसके कारण जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं वो आपको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, जो कि आपके अंडर में आता है न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटीज की। फिर बात आती है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, डिलीशन होता है, इन्वर्जन होता है, लिंक फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक फिगर आएगा जिसमें हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिक, जो बेसिकली क्रोमोसोम्स के नंबर अल्टर होने के कारण ये डिफेक्ट्स होते हैं। ये है डाउन सिंड्रोम, जो बच्चों में होता है, बेसिकली मेंटली रिटार्डेशन होता है, इसमें आपका कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं। और फिर ये मेल में होता है जो कि गायनेकोमास्टिया हो जाता है। गायनेकोमास्टिया क्या होता है, बेसिकली गायनेकोमास्टिया फीमेल कैरेक्टर इन मेल, फीमेल कैरेक्टर जो होते हैं मेल में डेवलप हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखें ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, या फिर जो टेस्टिकुलर सेल्स होते हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है। पिछले क्लास में हमने एट्रोफी बताया था कि एट्रोफी क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फीमेल में क्या हो रहा है, ये इनकी नेक देखिए, वेब्ड नेक हो जा रही है इनकी, ठीक है। इनका हार्ट ब्रेस्ट साइज जो है वो छोटा हो जा रहा है और प्री एमनेरिया हो जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली होता है न्यूमेरिकल की वजह से। अब स्ट्रक्चर की वजह से देखिए स्ट्रक्चर बेसिकली सेंट्रोमियर का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर इसमें ये चीजें बढ़ जा रही हैं, एक ऊपर हो जा रहा है, एक नीचे हो जा रहा है, तो ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्रीम कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिलीशन हो जा रहा है, मतलब इसको ये चीजें डिलीट हो जा रही हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है। ये यहाँ क्या हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो जा रहा है, जो सेंट्रोमियर है हमारा रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट
मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर में क्या होता है कि बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि होंठ चिपके रह जाते हैं किसी वजह से, या फिर अंदर जो टंग होती है, टंग अंदर पैलेटल रीजन से चिपकी रह जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मल्टीफैक्टोरियल का, मल्टीफैक्टोरियल क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट मतलब कि लिप्स कटे हुए, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है वहां पे एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, पतले से एक होल डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। बेसिकली ये क्यों होते हैं? ये जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर को मिला के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, स्टोरेज डिजीज। स्टोरेज डिजीज में क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज डिजीज में ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नहीं होता है मतलब किसका नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, एंजाइम्स का, प्रोटीन का, ये सब का आपका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं और वो दिक्कत करने लगते हैं। बेसिकली लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है जिसको कहते हैं पॉम्स डिजीज या फिर गॉशर डिजीज। नेक्स्ट, अब बात आती है सेकेंड टाइप की। पहला हमने जेनेटिक पढ़ा, जेनेटिक में क्या पढ़ा? डेवलपमेंटल पढ़ा हमने, साइटोजेनिक पढ़ा हमने, फिर मल्टीफैक्टोरियल पढ़ा। अब बात आती है एक्वायर्ड कॉज की। एक्वायर्ड कॉज में क्या होता है? हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। फिजिकल एजेंट पहले हम पढ़ते हैं हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ये क्यों होता है? इसके दो कारण होते हैं, या फिर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाती है, ठीक है, या फिर जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर हो जाए और उस पर्टिकुलर सेल या ऑर्गन पे ब्लड ना पहुंच पाए, वो डैमेज हो जाए। ठीक है, फिर सेकेंड कारण आती है फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होते हैं? जैसे फिजिकल की वजह से हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया, उससे सेल डैमेज हो गई, सेल डेथ हो गई, या फिर थर्मल ट्रॉमा हो गया, अचानक ठंड बढ़ गई तो दिक्कत, सेल्स फटने लगती है, अचानक गर्मी हो गई तो लेजन्स निकलने लगती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का झटका मार दिया, उसके कारण सेल डैमेज हो गई, वहां पे काला पड़ जाता है, या कोई रेडिएशन से कोई इफेक्ट होके सेल डेथ हो जाए। फिर उसके बाद आते हैं केमिकल एजेंट। बेसिकली हम डेली अलग अलग टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे बाथरूम साफ कर रहे हैं तो एसिड यूज कर रहे हैं, हार्पिक यूज कर रहे हैं, और बेसिकली खेत में काम कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं तो एसिड का यूज कर रहे हैं, अल्कलाई यूज कर रहे हैं। तो उसके कारण जो भी सेल इंजरी होती है वो आती है हमारी केमिकल एजेंट में। फिर बात आती है माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट मतलब क्या? जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर एन नंबर ऑफ माइक्रोब प्रेजेंट होंगे, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर अटैक क्या करेंगे? तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो वो हमें हमारे अंदर कोई ना कोई डिजीज या डिसऑर्डर कॉज करवा देंगे, जिसके कारण हमारी सेल डेथ होगी। फिर बात आती है इम्यूनोलॉजिक एजेंट। इम्यूनोलॉजी को बेसिकली कहते हैं दो धारी तलवार, मतलब इधर से भी काम कर रही है, इधर से भी काम कर रही है। बेसिकली क्या काम होता है? जो पैथोजेंस आ रहे हैं, जो कि माइक्रोब्स आ रहे हैं, उनके ऊपर उनको अटैक करके उनको हमारी बॉडी से भगाना, उनका असर हमारे ऊपर ना हो। तो कभी कभी होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी बोल जाती है, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, अचानक टेम्परेचर, जैसे आजकल अचानक कभी गर्मी हो जा रही है, कभी ठंडा हो जा रहा है, बरसात हो जा रही है, तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे कि कभी कभी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाते हैं, कभी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। इस कारण भी हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं। तो ये बेसिक कारण थे किसके? हमारे सेल इंजरी कॉज करने के, जेनेटिक और एक्वायर्ड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? बेसिकली हमारे अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस।
होम्योस्टैसिस भी दो टर्म से बना हुआ है, होम्यो मतलब अनचेंजिंग, स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग। बेसिकली हमारे अंदर का जो टेम्परेचर होता है या फिर हमारे अंदर के एंजाइम जो होते हैं, जो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट होते हैं, उसको हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अब बात आती है क्यों मेंटेन होना चाहिए। अब मेंटेन इसलिए होना चाहिए कि हमारे अंदर लगातार कोई ना कोई रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे एंजाइम यूज हुआ या प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ, ये सब की वजह से हमें होम्योस्टैसिस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं मेंटेन करेंगे, मान लीजिए हाई टेम्परेचर हो गया, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको होम्योस्टैसिस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस। मैकेनिज्म वही क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो दो होते हैं, ऑटो रेगुलेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन होता है। ऑटो रेगुलेशन मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नाइट्रस ऑक्साइड। जब हमारे स्मूथ मसल को डायलेशन की जरूरत होती है तो अपने आप ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है अपने साइड से और वो डायलेट कर देता है। फिर सेकेंड एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन आता है, जिसमें होता है जो हमारे एंडोक्राइन की वजह से रेगुलेट होता है या फिर सीएनएस की वजह से रेगुलेट होता है, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। फिर बात आती है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के। एक होता है रिसेप्टर, एक होता है कंट्रोलर, फिर एक होता है आपका इफेक्टर। अब बेसिकली रिसेप्टर क्या होता है कि कहीं से स्टिमुलस मिला तो उसको कहेंगे रिसेप्टर। ठीक है, हमने कहीं से कुछ स्टिमुलस पाया और हम उस पर एक्ट कर गए, ठीक है, वो हो गया रिसेप्टर। अब एक्ट किए, उसको कोई ना कोई कंट्रोल करेगा भाई। वो कंट्रोल कौन करेगा, आपका पिट्यूटरी करेगी, हाइपोथैलेमस करेगी। पिट्यूटरी क्या होती है, आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है, इसलिए वो उसको कंट्रोल करना चाहेगी। फिर उसका अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो उसका एक्शन कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा, तो वो क्या है, इफेक्टर। जैसे हमें बुखार हुआ, हम धूप में गए, हमको बुखार हो गया, इसने कंट्रोल किया और यहाँ पे हमारी बॉडी क्या है, इफेक्टर है, वो तुरंत बुखार हमारा टेम्परेचर राइज मेजर किया। नेक्स्ट यहाँ आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। दो टाइप होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर लेवल, देखिए टेम्परेचर जो हमारा बेसिक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमारा बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारे बॉडी वाटर कंटेंट होता है वो 70% हमारे बॉडी में हमेशा मेंटेन होना चाहिए। कभी कभी बुखार की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा 37 डिग्री से बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी को रेगुलेट करना है कि हमें टेम्परेचर ऊपर से नीचे, मतलब 37 से मान लीजिए 38 हो गया, 38.1 हो गया, तो वहां से 37 लाना है, तो वो क्या होगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, किसी वजह से ठंड लग रही है, फिर हम लोग शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो नीचे टेम्परेचर कम, मान 36 हुआ, तो 36 से जब 37 आ रहे हैं नॉर्मल पे, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही जो बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 70% होती है, तो 70% से अगर कम हो रहा है, उसको बढ़ाना है, 70% पे लाना है, तो हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। अगर 70 से ज्यादा हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, वैसे 100 होना पॉसिबल नहीं है, अगर हो गया तो वहां से भी हमको नॉर्मल आना है, तो वो हम नेगेटिव यूज करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये होम्योस्टैसिस है जो हमको मेंटेन करना है। यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया जो कि हमें इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैसेज गया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर के पास इफेक्टर के पास आया, इफेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट किया हमारी बॉडी, फिर होम्योस्टैसिस हमारा मेंटेन हो गया। नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ से हम लोग इजीली समझेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए ये होम्योस्टैसिस में है, इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज हो गया, जैसे कि यहाँ लिखा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हीटिंग मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। तो हीटिंग मैकेनिज्म सबसे आसान तरीका है शिवर। जब हम ठंडे में नहा के निकलते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, कांपती है, तो क्या होता है, एक फिजिकली एक्सरसाइज होता है जिससे हमारी बॉडी हीट अप होती है, तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ा और
नॉर्मल पे आ गया। ठीक है, वही अगर ठंडे में देख लें तो हमारा गर्मी की वजह से अगर हम गर्मी में देख लें तो गर्मी की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो वहाँ भी एक मैकेनिज्म चालू होती है। वहाँ मैकेनिज्म कैसी चालू होती है कि हमारी बॉडी स्वेट जनरेट करने लगती है, मतलब पसीना जनरेट करती रहती है। उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ा रहता है वो पानी की वजह से, मतलब स्वेट की वजह से कम होता है, तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस और होम्योस्टैसिस पे आ जाती है। अब इसके साथ हम लोग आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेसिकली क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई हेजिटेशन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।